तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस फिक्शन और असली एस्ट्रोफिजिक्स के बीच की लकीर हमेशा से ही बड़ी दिलचस्प रही है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्य यानी ब्लैक होल को डिकोड करने वाले हैं। और इसे समझने के लिए हम हॉलीवुड का सहारा लेंगे। हम देखेंगे कि बड़े पर्दे पर जो दिखाया जाता है उसमें कितना असल विज्ञान है और कितनी सिर्फ सिनेमैटिक लिबर्टी। अब 2014 की ब्लॉकबस्टर इंटरस्टेलर तो आप सभी को याद ही होगी। उसका वो माइंड ब्लोइंग क्लाइमैक्स, जहां अपना मेन कैरेक्टर कूपर गारगेंटुअर नाम के एक विशाल चमकते हुए ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है। पहले एकदम घना अंधेरा, फिर अचानक कुछ चमक झटके और वो सीधा एक 5 आयामी यानी 5 डायमेंशनल स्पेस में पहुंच जाता है। सीन तो एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? क्या हॉलीवुड का ये विजन असली साइंस पर टिका है या फिर बस एक शानदार कल्पना है? इस सवाल का जवाब हमें सीधा अल्बर्ट आइंस्टाइन के ग्राउंड ब्रेकिंग काम तक ले जाता है। ब्लैक होल की फिजिक्स समझने के लिए उनके 2 सिद्धांत बहुत क्रूशियल हैं। 1905 में उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसका मतलब है कि अगर कोई बहुत तेज स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा। लेकिन 1915 में आई उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो ब्लैक होल के कॉन्टेक्स्ट में गेम चेंजर है। ये थ्योरी बताती है कि सिर्फ स्पीड ही नहीं बल्कि भयंकर ग्रेविटी यानी अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण भी समय की रफ्तार को धीमा कर सकता है। और पता है, इंटरस्टेलर का वो मशहूर पानी वाले ग्रह का सीन एकदम इसी कंसेप्ट पर बेस्ड था। याद है ना, वहां बिताया गया सिर्फ 1 घंटा पृथ्वी के पूरे 7 सालों के बराबर था। ये कोई साइंस फिक्शन वाला मैजिक नहीं था। असल में वो ग्रह गारगेंटुआ ब्लैक होल के बहुत करीब था और उस ब्लैक होल का जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल समय को स्ट्रेच कर रहा था। इसे हम ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। मतलब यहां हॉलीवुड ने प्योर साइंस को बिल्कुल सही तरीके से पर्दे पर उतारा था। इस पूरे कंसेप्ट को थोड़ा और अच्छे से विजुअलाइज करते हैं। आइंस्टाइन के स्पेस टाइम मैश के बारे में सोचिए। इमेजिन करिए कि पूरा यूनिवर्स एक स्ट्रेचेबल फैब्रिक या जाली की तरह है। अब अगर आप इस जाली पर कोई बहुत भारी चीज रख दें तो वो हिस्सा नीचे की तरफ झुक जाएगा। यही झुकाव असल में ग्रेविटी है। और जब ये ग्रेविटी बहुत बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये सिर्फ ग्रहों या उल्कापिंडों को ही नहीं बल्कि गर्मी, आवाज और यहां तक कि लाइट को भी अपनी तरफ खींचने लगती है। थ्योरी के हिसाब से कोई चीज इतनी घनी हो सकती है कि वो सारी लाइट को सोख ले और बिल्कुल इनविजिबल या काली हो जाए। बस यही एक ब्लैक होल का बेसिक फंडामेंटल है। वैसे यहां एक बड़ा ही हैरान करने वाला फैक्ट है। अक्सर हमें लगता है कि गुरुत्वाकर्षण का असर एकदम तुरंत यानी इंस्टेंट होता है, राइट? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइंस्टाइन के मुताबिक लाइट की स्पीड ही ग्रेविटी के असर की भी लिमिट तय करती है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारा सूरज अचानक से गायब हो जाए। अब चूंकि सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने में करीब 8 मिनट लगते हैं, तो हमें 8 मिनट तक तो पता ही नहीं चलेगा कि सूरज गायब हो चुका है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि सूरज के गायब होने से जो ग्रेविटी में बदलाव आएगा ना, उसका असर भी पृथ्वी पर पूरे 8 मिनट बाद ही महसूस होगा। एकदम माइंड ब्लोइंग है ना? अब सवाल ये है कि इतने बड़े और ताकतवर ब्लैक होल आखिर बनते कैसे हैं? असल में इनकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़े तारे की भयानक मौत से। देखिए, एक तारे के अंदर हमेशा एक तरह का बैलेंस चलता रहता है। न्यूक्लियर रिएक्शन से बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स और ग्रेविटी जो सब कुछ अंदर खींचना चाहती है। लेकिन जब तारे का सारा फ्यूल खत्म हो जाता है तो बाहर की तरफ लगने वाला वो फोर्स एकदम रुक जाता है और फिर ग्रेविटी जीत जाती है। बिना किसी रेजिस्टेंस के वो विशाल तारा अपने ही भारी वजन के नीचे ढहकर सिकुड़ जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा अपना सूरज भी कभी ब्लैक होल बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। और इसका कारण है 1.4 का वो खास नंबर। भारतीय अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यन चंद्रशेखर ने यह साबित किया था कि एक तारे को, खासतौर पर एक व्हाइट ड्वार्फ को, ब्लैक होल बनने के लिए हमारे सूरज के मास यानी द्रव्यमान से कम 1.4 गुना बड़ा होना चाहिए। इसे चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। अब क्योंकि हमारा सूरज इस लिमिट से काफी छोटा है तो वो कभी भी ब्लैक होल में तब्दील नहीं होगा। हम पूरी तरह सेफ हैं। बनने की प्रोसेस तो समझ आ गई। अब इनकी फैमिली ट्री पर नजर डालते हैं। मेनली 3 तरह के प्रूवन ब्लैक होल होते हैं और एक थ्योरेटिकल है। सबसे आम होते हैं स्टेलर ब्लैक होल, जो तारों के ढहने से बनते हैं। दूसरे हैं प्राइमोर्डियल, जिनके बारे में माना जाता है कि वो एक पहाड़ जितने भारी लेकिन एक एटम जितने छोटे होते हैं। और फिर आते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये हमारी सोच से भी परे विशाल होते हैं। इनका मास लाखों सूर्यों के बराबर होता है। हमारी अपनी मिल्की वे आकाशगंगा के बिल्कुल बीचों बीच भी एक ऐसा ही सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है। और हाँ, फिल्म इंटरस्टेलर का वो गारगेंटुआ भी इसी कैटेगरी का ब्लैक होल था।
अब ब्लैक होल के बिल्कुल अंदर जाने से पहले आइए उस चीज की बात करते हैं जिसकी वजह से हम उसे देख पाते हैं। वो है उसकी एक्रीशन डिस्क। जब बहुत सारी गैस और मलबा ब्लैक होल की इंटेंस ग्रेविटी की वजह से उसकी तरफ खिंचता है तो वो सीधे अंदर नहीं गिरता, बल्कि वो बहुत भयंकर स्पीड से उसके चारों तरफ घूमने लगता है। फ्रिक्शन की वजह से ये मलबा लाखों डिग्री तक गर्म होकर चमकने लगता है। फिल्मों में तो इसे अक्सर एक शानदार नारंगी रंग में दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी में ये इतना ज्यादा गर्म होता है कि ये मेनली एक्सरे इमिट करता है। मतलब अगर हम इसे अपनी आंखों से देख पाते तो ये असल में नारंगी नहीं बल्कि चमकीला नीला नजर आता। और अगर आपको 2019 में दुनिया के सामने आई ब्लैक होल की पहली असली तस्वीर याद हो तो आपने एक चीज नोटिस की होगी। वो तस्वीर एक तरफ से ज्यादा चमकीली थी और दूसरी तरफ से थोड़ी धुंधली। ऐसा डॉपलर बीमिंग नाम के एक विजुअल इफेक्ट की वजह से होता है। होता यह है कि जो चमकते हुए पार्टिकल्स बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रहे होते हैं वो हमें ज्यादा ब्राइट दिखाई देते हैं, और जो हमसे दूर जा रहे होते हैं वो धुंधले लगते हैं। ये एक बहुत ही क्रूशियल हिंट है जिससे हमें पता चलता है कि ब्लैक होल के चारों तरफ मलबा किस दिशा में घूम रहा है। अब वापस इंटरस्टेलर पर आते हैं। फिल्म में उस ब्लैक होल का शेप याद है? ऐसा लग रहा था ना कि वो चमकती हुई रिंग ब्लैक होल के ऊपर और नीचे से भी होकर गुजर रही है। क्या असल में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ भयंकर ग्रेविटी का पैदा किया हुआ एक ऑप्टिकल इल्यूजन या दृष्टि भ्रम था। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी जबरदस्त होती है कि वो अपने ठीक पीछे मौजूद एक्रीशन डिस्क की लाइट को भी मोड़कर हमारे सामने ले आती है। इसीलिए सामने से देखने पर लाइट ऊपर और नीचे से मुड़ती हुई दिखाई देती है, जो पर्दे पर एक बहुत ही शानदार और माइंड बेंडिंग विजुअल क्रिएट करता है। थोड़ा और करीब चलते हैं। अब हम उस बाउंड्री पर पहुंच गए हैं जिसे फोटॉन स्फीयर कहते हैं। ये वो दायरा है जहां ग्रेविटी का खिंचाव इतना ज्यादा होता है कि खुद लाइट यानी फोटॉन भी ब्लैक होल के चारों तरफ एक परमानेंट गोल कक्षा में फंस जाते हैं। लाइट बस गोल गोल घूमती रहती है। इसका एक बड़ा ही मजेदार थ्योरेटिकल मतलब है। सोचिए, अगर कोई इंसान किसी तरह इस फोटॉन स्फीयर वाली जगह पर खड़ा हो जाए और सीधा सामने देखे तो वो लाइट पूरे ब्लैक होल का चक्कर लगाकर वापस उसकी आंखों में आ जाएगी। मतलब वो खुद अपने ही सिर का पिछला हिस्सा देख पाएगा। है ना कमाल की बात? और अब हम उस पॉइंट पर हैं जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। इस बिंदु के पार सब कुछ काला है। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। ये वो फाइनल बाउंड्री है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई भी चीज, यहां तक कि लाइट भी, इस लाइन को क्रॉस कर ले तो वो हमेशा हमेशा के लिए इस यूनिवर्स से कट जाती है। बाहर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ सकती, बस एक पूर्ण अंधकार और एक वन वे टिकट। इवेंट होराइजन के बिल्कुल सेंटर में होता है ब्लैक होल का दिल, यानी सिंगुलैरिटी। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से ये वो जगह है जहां स्पेस और टाइम पूरी तरह से मुड़कर एकदम अनंत यानी इन्फिनिट हो जाते हैं। फिल्म में तो कूपर इसके अंदर जाकर एक शानदार 5 डायमेंशनल जगह में पहुंच जाता है जहां वो वक्त के आगे पीछे सब देख सकता है। लेकिन अगर साइंस के नजरिए से बात करें तो वो प्योर सिनेमैटिक लिबर्टी थी। असल में हमारे फिजिक्स के सारे नियम यहां आकर पूरी तरह से फेल हो जाते हैं और थ्योरेटिकली यहां टाइम का फ्लो शायद पूरी तरह से रुक भी जाता है। चलिए अब हॉलीवुड के फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर निकलकर थोड़ी कड़वी सच्चाई की बात करते हैं। असल में किसी ब्लैक होल के अंदर गिरने का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी मैजिकल नहीं होगा। फिल्म में जो दिखाया गया उसके एकदम उलट। अगर कोई इंसान इवेंट होराइजन को क्रॉस करता है तो उसके सिर और पैरा पर लगने वाली ग्रेविटी में इतना भयंकर अंतर होगा कि उसका शरीर किसी नूडल की तरह खिंच जाएगा। एस्ट्रोफिजिक्स की भाषा में इस प्रोसेस को बहुत ही सटीक नाम दिया गया है, स्पैजेकिफिकेशन। कोई दूसरी दुनिया या छिपे हुए डायमेंशन देखने का मौका तो दूर की बात है, इंसान कुछ ही मिलीसेकंड्स में पूरी तरह से टुकड़ों में बिखर जाएगा। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना भी जरूरी है। बहुत से लोगों को लगता है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में किसी वैक्यूम क्लीनर की तरह घूमते हैं और जो भी उनके रास्ते में आता है उसे निगल लेते हैं। पर यह सच नहीं है। ब्लैक होल भी यूनिवर्स के बाकी भारी पिंडों की तरह ही ग्रेविटी के नॉर्मल रूल्स फॉलो करते हैं। अगर एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन की जाए तो कोई भी ग्रह या तारा बिना किसी खतरे के ब्लैक होल के चक्कर लगा सकता है। इनफैक्ट बड़ी बड़ी गैलेक्सीज के बिल्कुल बीच में जो सुपरमैसिव ब्लैक होल होते हैं वो एक एंकर की तरह काम करते हैं और पूरी गैलेक्सी के तारे उनके इर्द गिर्द बहुत ही सेफली घूमते रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारी धरती सूरज के चक्कर लगाती है। तो आज हमने हॉलीवुड की सिनेमैटिक परफेक्शन को असली साइंस के चश्मे से देखा और इवेंट होराइजन के उस घने अंधेरे तक का सफर तय किया। लेकिन इन सब के बाद भी एक ऐसा सवाल है जो अभी भी हमारे सामने एक दीवार बनकर खड़ा है। उस इन्फिनिट सिंगुलैरिटी के अंदर असल में क्या है?
क्या वहाँ फिजिक्स के कुछ बिल्कुल नए नियम काम करते हैं जो हमारी समझ से एकदम बाहर हैं? क्या लाइट अंदर ही अंदर बाउंस होकर कोई नया विजुअल क्रिएट करती है? हमारे पास फिलहाल इसके पक्के जवाब नहीं है, लेकिन सच कहूं तो यही वो अनसुलझे रहस्य हैं जो इस यूनिवर्स को इतना फैसिनेटिंग बनाते हैं। इसके बारे में सोचिए और यूनिवर्स के इन अजूबों पर सवाल उठाना कभी बंद मत कीजिए।